हाय दोस्तों, आज आप लोग का समान विज्ञान का सेट नंबर 1 स्टार्ट होने जा रहा है। स्पेशली ये जो है आपका बिहार सीजीएल प्लस आपका जो भी रेलवे का मोस्ट एएलपी चाहे जो भी आपका एग्ज़ाम हो, चाहे एनटीपीसी हो, उसके लिए आपका महत्वपूर्ण क्वेश्चन का डिस्कशन किया जाएगा। चलिए बिना किसी देरी का हम लोग स्टार्ट करते हैं। याद रखिएगा टोटल इसमें हर एक सेट में 25 क्वेश्चन है और टोटल आपका 100 क्वेश्चन है। इसका मतलब 2500 क्वेश्चन का डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग स्टार्ट करते हैं। कह रहा है कि लकड़ी का एक गुटका पानी के ऊपर अपनी आयतन के 30% तैर रहा है, तो लकड़ी का घनत्व क्या होगा। याद रखिएगा, जैसे कि मान लिया जाए आपका पानी का घनत्व तो सबको पता है। पानी का घनत्व जो होता है, याद रखिएगा, वो जो है आपका 10⁻³ kg मीटर पर क्यूब हो। ये आपका दिया हुआ रहता है, ये आपका जैसे दिया हुआ है। दूसरा है, अगर हम आयतन की बात करें डूबते हुए, तो लकड़ी का गुटका का घनत्व बटे जल का घनत्व। याद रखिएगा, जल हमेशा नीचे रखिएगा। जल का घनत्व बराबर आपका होगा लकड़ी जितना जो है जल में डूबा हुआ परसेंटेज। तो चलिए हम देखते हैं। लकड़ी का गुटका का जो घनत्व है उसको हम लोग x मानते हैं। ठीक है, ये आपका नहीं दिया हुआ, इसको x माने। जल का घनत्व आपका दिया हुआ है आपका 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब, बराबर हमको लकड़ी का जो है आपका जितना आपका आयतन 30% तैर रहा है, तो 30% तैर रहा है, इसका मतलब डूबा हुआ कितना है, तो 100% अपने आप में होता है, माइनस 30% जो तैर रहा है जो है आपका, तो डूबा हुआ होगा आपका 70, क्योंकि 30% तो तैर रहा है, तो डूबा हुआ 70%। तो x बाय आपका 1000 बराबर आपका 70% हमको यहाँ लिखना है, तो यहाँ बटा 100 हो जाएगा। जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपका कितना हो जाएगा, 0 के 0, 0 के 0, और ये जो है आपका x बराबर हो कितना जाएगा, तो याद रखिएगा 700। ये आपका 700 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो याद रखिएगा 700 को हम लोग 0.7 × 10⁻³ लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा 0.7 × 10⁻³ बटा 10 कीजिएगा, तो एक शून्य से ये शून्य का कट जाएगा, तो 10 स्क्वायर हो जाएगा, सो कि 700 के बराबर हो। तो याद रखिएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। चलिए ध्यान में रखिएगा, ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि बेसिक आपका यही है, यही फार्मूला से आपका बनेगा। चलिए, डूबा हुआ जितना है वो ना ही तैर रहा है, यहाँ संजोगवश आपका 30% तैर लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर आपका 2 है कि प्रदूषित पानी के जैविक उपचार का उद्देश्य होता है। क्या उद्देश्य होता है? याद रखिएगा, जब आपको लगेगा कि वीडियो जो है आपका छोटा हो रहा है, तो आप इसको जो है थोड़ा सा ऐसे करके बड़ा कर दीजिएगा, आपको खुद बड़ा हो जाएगा मोबाइल को टच करके स्क्रीन को। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 है, प्रदूषित पानी के जैविक उपचार बायो रिमेडिएशन का उद्देश्य क्या है। याद रखिएगा कि जैविक उपचार इसलिए करते हैं ताकि हमारा बीओडी कम हो सके। बीओडी कम करने के लिए, क्यों करने के लिए, याद रखिए, पहले बीओडी का फुल फॉर्म आप देख लीजिए। बीओडी का फुल फॉर्म होता है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। बीओडी का फुल फॉर्म होता है केमिकल ऑक्सीजन डिमांड, OXYGEN ऑक्सीजन, फिर आपका डिमांड। याद रखिएगा, अब जो है इसमें जो है बीओडी जितना कम होगा, याद रखिएगा पानी की शुद्धता उतनी अच्छी होगी। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है, बीओडी जितना कम होगा पानी की शुद्धता उतनी अच्छी होगी, और उतना ही आपका ऑक्सीजन जो है आपका ज़्यादा होगा पानी में। अगर बीओडी ज़्यादा है तो इसका मतलब समझ लीजिए कि ऑक्सीजन की कमी है, ऑक्सीजन की कमी। ठीक है, बीओडी बढ़ जाती है तो जल में ऑक्सीजन की कमी होती है, बीओडी कम होती है तो समझ लीजिए ऑक्सीजन में वृद्धि होती है। चलिए, अब जो है, अब हम लोग का पेयजल जो है, जो हम लोग पीते हैं, उसमें 5 मिलीग्राम आपका पर लीटर आपका पेयजल होना चाहिए बीओडी, और स्नान करने के लिए आपका 4 मिलीग्राम पर लीटर बीओडी होना चाहिए। याद रखिएगा, बीओडी जो है होना चाहिए। इसका मतलब कि सबसे अच्छा है कि बीओडी जितना कम हो वो ज़्यादा बेहतर है। तो आंसर आपका 2 का ए होगा। चलिए
कुछ कुछ आपको ध्यान में रखना है। कोई भी चीज़ जैसे कि आपका कितना नाइट्रेट होना चाहिए, कितना कैल्शियम होना चाहिए किसी भी चीज़ में, और एल्कलाई कितना होना चाहिए, ये सब आपको ध्यान में रखना है। चलिए आगे है आपका क्वेश्चन नंबर 3। बीटी कॉटन नहीं है। क्या है? बीटी कॉटन नहीं। एक जीएम पौधा बीटी कॉटन है। हाँ बिल्कुल सही है, जीएम पौधा आपका बीटी कॉटन है। दूसरा है आपका कीट प्रतिरोधी, ये भी आपका बीटी कॉटन है। एक बैक्टीरियल जीन अभिव्यक्ति तंत्र, ये भी आपका बीटी कॉटन है। सभी पेस्टिसाइड के लिए प्रतिरोध, ये आपका बीटी कॉटन नहीं। बीटी कॉटन याद रखिएगा 2002 में भारत मंजूरी दिया था। 2002 में बीटी कॉटन को मंजूरी दिया था। बी से याद रखिएगा, बी को 2 बोला जाता है जैसे ए को 1 बोला जाता है, तो इस तरह से ट्रिक से याद रखिएगा। और सबसे पहले बीटी कॉटन का उत्पादन जो है ये आपका यूएसए किया था 1995 में। कब? 1995। ठीक है। सबसे ज़्यादा अगर भारत में बीटी कॉटन की बात करें तो आपका महाराष्ट्र में होता है। कहाँ? महाराष्ट्र में उत्पाद होता है, उसके बाद गुजरात में, उसके बाद फिर आपका तेलंगाना में। ठीक है। सबसे और याद रखिएगा बीटी कॉटन में एक्चुअली होता क्या है, एक होता है बैक्टीरिया जो भूमि में रहता है, और वो जो है एक डेल्टा एंडियोटॉक्सिन नाम का एक जो है प्रोटीन निर्माण करता है जिससे कीटाणु नष्ट हो सके। इसलिए इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। एक कपास याद रखिए, ये तो कपास ही है, कॉटन है तो कपास है, जिसको हम लोग बैसिलस थुरिनिएजिएनिसिस नामक बैक्टीरिया का नाम से जाने जाते हैं। याद रखिएगा, बैसिलस, बी से बैसिलस, टी से थुरिनजिएनिसिस, बी से बैसिलस, टी से थ्यूरिनजिनियसिस। तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 थोड़ा बड़ा है, ज़रा देखते हैं क्या है। कह रहा है कि कोई वस्तु अपनी विराम अवस्था में एक्स, कोई एक डिस्टेंस है, एक्स बराबर 0 मीटर, ये आपका है, और टी सेकेंड, टी बराबर 0 सेकेंड से अब स्टार्ट करेगा। स्टार्ट करने दीजिए, आगे बढ़ाइए, इसको बढ़ा दिया। ठीक है। अब क्या बोल रहा है कि चलना शुरू करता है, और एक्स अक्ष, तो एक्स एक्सिस पर आपका चल रहा है, तो एक्स अक्ष के पास 3 मीटर प्रति सेकेंड के नियत त्वरण के साथ घूम जाता है। समय 2 सेकेंड और समय 4 सेकेंड के बीच की अवधि का उसका औसत क्या होगा? तो एक्स अक्ष है, इसका मतलब नीचे है, 2 सेकेंड यहाँ होगा, और कहीं मान लीजिए 4 सेकेंड यहाँ लगा इसको चलने में। याद रखें 2 सेकेंड यहाँ, 4 सेकेंड यहाँ, 4 सेकेंड में यहाँ आए। अब हमें पता है कि एक्सेलरेशन जो है स्टार्ट किया था 3 मीटर प्रति सेकेंड, 3 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है एक्सेलरेशन। याद रखें मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर कभी कभी आपको पूछ लेता है। पहले इसको 2 सेकेंड तक चलाइए। 2 सेकेंड चलाने के लिए भी बराबर यहाँ से यहाँ तक चलाना है, इससे भी बराबर u प्लस 80। जब भी बराबर u प्लस 80 होता है तो याद रखिएगा भी हमारा क्या है, तो भी हमारा पता नहीं है, u हमारा पता है, u जो है स्पीड आपका 0 है, a पता है, a आपका क्या है, याद रखिएगा a 3 है, और टाइम जो हमको लगा है 2 सेकेंड, क्योंकि 2 सेकेंड हमको चाहिए, तो 2 सेकेंड। तो इसका मतलब भी जो हमारा है ये 3 दूनी 6 मीटर प्रति सेकेंड होगा। ठीक है, इससे हमको इतना निकला। इसके निकलने के बाद अब जो है हम लोग 4 सेकेंड का निकालेंगे। 4 सेकेंड का जब हम निकालेंगे तो ये आपका अगला, ये V1 है था, अब हम लोग इसमें V2 निकालते हैं। तो याद रखिएगा औसतन वेग हमको चाहिए, तो V1 निकाल के V2 निकाल के डिवाइड बाय हम लोग 2 करेंगे, तो ये भी बराबर u प्लस 80। जब यहाँ से स्टार्ट किया था 4 सेकेंड जाने के लिए, तो स्टार्टिंग में जो है वो स्लो, मतलब ये चला ही नहीं था, तो 0 होगा। एक्सेलरेशन वही 3 सेकेंड है, और आपका टाइम ये भी 4 सेकेंड है, तो V2 आपका कितना हो जाएगा, तो ये भी आपका 12 मीटर प्रति सेकेंड होगा। तो ये आपका क्या हो गया, दोनों जो है 1 सेकेंड, दोनों जो है आपका एक तो 6 हुआ, एक आपका 12 हुआ। अब हमें कह रहा है क्या कि 2 सेकेंड और 4 सेकेंड के बीच की अवधि में औसत कितना है, तो भैया औसत 6, औसत हमेशा V1 प्लस V2 डिवाइड बाई 2 होता है। 6 प्लस 12 डिवाइड बाई 2, 12 6 18, 18 डिवाइड बाई 2 आपका 9 मीटर प्रति सेकेंड होगा। तो ये आपका 9। याद रखिएगा यहाँ से नहीं स्टार्ट है, पहले यहाँ से यहाँ स्टार्ट हुआ, फिर क्या है यहाँ से फिर से हम लोग यहाँ से स्टार्ट करके लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जो है आपका यहाँ पे क्वेश्चन नंबर आपका 5 क्या है, 5 है आपका कि रामसर सभा है वायु
प्रदूषण, क्योटो प्रोटोकॉल जलवायु परिवर्तन, और आपका मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन रिक्तीकरण, और रियो जो है सभा आपका धर्मीय विकास मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सबसे बड़ी बात है आपका रामसर। रामसर के बारे में पहले आप जानिए। रामसर एक ईरान का क्या है, एक शहर है। क्वेश्चन नंबर 5 आपका है कि रामसर एक ईरान का शहर है, ठीक है। और ये जो है आपका 1971 में जो है आपका प्रयास किया गया था कि हाँ भाई कि रामसर सम्मेलन से हम लोग जो है आर्द्र भूमि जो दलदल क्षेत्र है उस पर हम लोग क्रिया काम करेंगे। तो 21 दिसंबर को जो है 21 दिसंबर 1975 को ये प्रभावी में आया। मतलब 21 दिसंबर 1975 से ये काम स्टार्ट किया। अभी कुल टोटल 171 देश है, इस चीज़ को याद रखना है। भारत कब जुड़ा था ये एनटीपीसी में पूछा गया है। 1 फरवरी जो है 1982 को जुड़ा था। याद रखिएगा 1 फरवरी 1982 को जुड़ा था। तो ये आपका रामसर का है। तो ये आपका वायु प्रदूषण, तो ये आपका बिल्कुल गलत है। याद रखिएगा आर्द्र भूमि के लिए है, आर्द्र भूमि, तो यही आपका गलत है, बाकी सब आपका सही है। जैसे क्योटो प्रोटोकॉल के बारे में एक बार देख लेते हैं। क्योटो प्रोटोकॉल जो है CO2 उत्सर्जन के लिए है, मतलब जलवायु परिवर्तन के लिए, बिल्कुल सही है। तो क्योटो क्यों CO2 गैस के लिए उत्सर्जन की बात करता है कि भैया कहाँ कम करना है, ज़्यादा करना है। और ये कब प्रभाव में आया, तो 2005 में। कब, 2005 में। याद रखिएगा क्योटो एक जापान का एक देश है, जापान देश का एक शहर है। उसी में आपका ये जो है ये तय किया गया था कि CO2 जो है कम उत्सर्जन करना है ताकि ग्लोबल वार्मिंग और पर्यावरण जो है आपका जलीय परिवर्तन ना हो। चलिए अब जो है आपका यहाँ पे मॉन्ट्रियल है। तो मॉन्ट्रियल को जब भी पढ़िएगा मॉन्ट्रियल, तो मॉन्ट्रियल MON मॉन्ट्रियल जो है आपका कनाडा में है। याद रखिए ये जो है 1987 789 ऐसे करके हम ट्रिक से याद करेंगे किए थे। 1987 1987 को आया था, प्रभाव में आया था। और ये जो है आपका ओजोन परत जो आपका पृथ्वी पर स्ट्रेटोस्फीयर है, ठीक है, समताप मंडल है, वहीं पे जो है आपका ये क्या है, ओजोन है। और उसी को अध्ययन करने के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आया था या संरक्षण करने के लिए। कब, 1987 में। तो यहाँ आप डेट याद रखिएगा, एग्ज़ाम आपका पूछ सकता है एग्ज़ाम में। चलिए क्योटो 2005, रामसर आपको बताएं 1975, और भारत 1982 में जुड़ा। लास्ट आपका है रियो। इसको हम लोग रियो को पृथ्वी सम्मेलन भी बोलते हैं, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन या पृथ्वी शिखर सम्मेलन, ठीक है। ये 1992 में जो है आपका ब्राज़ील की राजधानी में क्या है, इसका स्थापना या इसको बनाया गया था। और रियो जो है स्पेशली सस्टेनेबल डेवलपमेंट जिसको बोलते हैं धरनी विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए किया गया था। तो ये आपका तीनों सही है और एक रामसर सिर्फ गलत है। अब कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप देख लीजिए, कल को एग्ज़ाम में आपका पूछ सकता है। जैसे एक होता है स्टॉकहोम सम्मेलन, स्टॉकहोम सम्मेलन 1972, हेलसिंकी सम्मेलन 1974, लंदन सम्मेलन प्लस रामसर, ये अलग अलग है लेकिन आप डेट इसका स्थापना दोनों एक ही दिन हुआ है, एक ही साल हुआ है, इसलिए आप याद रखिएगा लंदन सम्मेलन या 1975 सम्मेलन। वियना जो है वियना समझौता एक होता है 1985 में, ठीक है। और मॉन्ट्रियल तो आपको पता ही ये 1987 में। उसके बाद रियो तो अभी जस्ट हम लोग पढ़े हैं, रियो आपका 1992 में। नैरोबी आपका क्या है 1997 में। और क्योटो भी आपका क्योटो प्रोटोकॉल ये आपका क्या है, याद रखिएगा 2005 में प्रभावी में हुआ, लेकिन स्थापना आपका क्योटो का 1997 में हुआ था, प्रभावी 2005 में स्टार्ट हुआ। कार्टिजेना आपका एक कार्टिजेना प्रोटोकॉल है, कार्टिजेना प्रोटोकॉल ये आपका 2000 में। और स्टॉकहोम तो आपको पता है एक 2004 में भी है, लेकिन आपका इम्पोर्टेंट ऊपर वाला है 1972। चलिए एक बार फिर से इसको देख लेते हैं कि कौन कौन में क्या क्या हुआ था। जैसे स्टॉकहोम में यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम की स्थापना हो गया था। इसको जो है आपका पर्यावरण का मैग्ना कार्टा बोला जाता है, मतलब पर्यावरण के लिए बहुत कुछ यहाँ पे किया गया था स्टॉकहोम सम्मेलन में। और UNEP का 5 जून को मनाया जाएगा पर्यावरण दिवस, ये स्टॉकहोम में ही बोला गया था। 5 जून को मनाया जाएगा पर्यावरण दिवस, ये आपका स्टॉकहोम में ही बोला गया था। हेलसिंकी सम्मेलन H8 8 का आधा 4, तो लास्ट में 4 है।
हेलसिंकी सम्मेलन आपका समुद्रिक पर्यावरण की बात करता है, सामुद्रिक पर्यावरण की बात करता है। याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। लंदन सम्मेलन आपका समुद्र के कचरे की बात करता है कि कैसे उसको ख़त्म करना है। और रामसर तो आपका क्या है, आर्द्र भूमि की बात करता है, ये 1975 में है। 85 में वियना आपका समझौता है, ओजोन स्तर को संरक्षण का है। ओजोन 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 स्तर को संरक्षण, और ये भी मॉन्ट्रियल भी आपका ओजोन परत के संरक्षण को कम करने का है। रियो 1992 अभी जस्ट हम लोग पढ़े थे। सतत विकास जो है एजेंडा 21, ये इसी रियो जेनेरियो सम्मेलन में जो है बात की गई थी, सतत विकास और एजेंडा 21। और नैरोबी जो है आपका केन्या में है। तो ये जो है अंतर्राष्ट्रीय संधियाँ जो भी होती हैं उसका प्रभावी रहना, कहा कि अंतर्राष्ट्रीय संधि तो कर लेता है लेकिन उसको प्रभाव नहीं कर रहा है, तो नैरोबी आपका ये नैरोबी सम्मेलन में आपको बोला गया था। ये आपका कार्टिजोना है। तो कार्टिजोना जो है आपका जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी के बारे में बोला गया था, जैव विविधता के बारे में या जैव विविधता के संरक्षण के बारे में बोला गया था। तो ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इसलिए हम इस चीज़ को बहुत अच्छा से डिस्कशन किए हैं। डेट याद रखिएगा, स्टॉकहोम 72, हेलसिंकी 74, लंदन रामसर 75, वियना 85, मॉन्ट्रियल 87, रियो 92, नैरोबी 97 और कार्टिजना 2000। चलिए, यूएनईपी का स्थापना स्टॉकहोम में। उसके बाद आपका क्या है, पर्यावरण का मैग्ना कार्टा स्टॉकहोम को बोलता है। क्वेश्चन नंबर आपका क्या है, आपका ये 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 आपका कह रहा है कि एक प्रकार के किरण वायु के होकर एक द्रव से गुजरती है। ठीक है, एक प्रकाश जो है किरण क्या है, वायु से होकर पानी में, द्रव मतलब पानी या लिक्विड कह सकते हैं, फ्लूइड कह सकते हैं, गुजरती है तो 15 डिग्री से विचलित हो जाती है। 15 डिग्री से विचलित हो जाना, याद रखिएगा, जब हम यहाँ पे 15 डिग्री से विचलना मतलब थोड़ा सा इधर हो जा रहा है, टिल्ट हो जा रहा है, ठीक है, सघन की तरफ। अब कह रहा है कि तो 15 डिग्री से विचलित हो जाते हैं अगर आपतन कोण 60 डिग्री है। आपतन कोण ये होता है, नॉर्मल से जो एंगल बनता है, ये जो है ये आपका आपतन किरण है, यहाँ से ये आपका 60 डिग्री बना रहा है। ठीक है, तो उस द्रव का अपवर्तनांक क्या है, तो ये द्रव का जो है क्या पूछा है, अपवर्तनांक। इंग्लिश में इसको कहा जाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, याद रखिएगा। अच्छा, अपवर्तनांक जो है अपवर्तनांक या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का जो है, याद रखिए, फॉर्मूला होता है साइन आई बाई साइन आर, साइन आई बाई साइन आर। अब जो है पहले क्या था, 60 डिग्री था, अब 15 डिग्री थोड़ा टिल्ट हो गया, तो ये जो बचेगा ये आपका क्या बचेगा, नॉर्मल से अगर देखें तो ये आपका 45 डिग्री बचेगा। तो इसका मतलब ये जो आई है, ये आई है, याद रखिएगा। तो आई आपका क्या है, साइन आई, ये आपका ये आई है और ये आपका आर है। तो साइन आई बाई आर हम लोग वैल्यू पुट करेंगे तो साइन 60 डिग्री बटा साइन 45 डिग्री। साइन 60 का मान होता है √3/2 और साइन 45 का होता है 1/√2। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, √3/2 होगा। तो याद रखिएगा, तो ये जो है हमेशा इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है कि ये मेन है आपका फॉर्मूला, ये याद रखना है, साइन आई बाई साइन आर। साइन आई का वैल्यू क्या है, साइन आर का वैल्यू क्या है। 15 डिग्री नहीं मानिएगा, टिल्ट हो रहा है 15 डिग्री, कहने का मतलब ये हुआ, एक बार फिर से देखिए, ये 60 डिग्री था, नॉर्मल से हमेशा डिग्री होता है, इधर से नहीं होता है, ये झुक गया 15 डिग्री, तो ये जो बचेगा आपका, ये आपका 45 डिग्री होगा। तो 60 डिग्री बटा 45 डिग्री, साइन आई बाई साइन आर। चलिए, तो इसका क्वेश्चन का आंसर बी होगा। हालांकि इसको हम पहले बनाए हुए थे, लेकिन जो है अब सोच रहे हैं कि इसका जो है आपका हर एक दिन डिस्कशन कराएं। प्राथमिक रंग जो है, प्राइमरी कलर, इस चीज़ को आपका याद रखिएगा, एक चीज़ जो आपको आगे चल के काम देगा। ये है, ये आर है, एक जी है और बी है, याद रखिएगा, आर बी जी, आर बी जी, आर बी जी, वी आर बी जी, हम लोग बिजी हैं। ठीक है,
तो बी और जी, तो ये आपका प्राइमरी है, प्राइमरी है। तो ये आपका प्राइमरी रंग है, याद रखिए प्राथमिक रंग यही है आपका। तो कह रहा है कि प्राथमिक रंग है क्या प्राकृतिक में पाए जाने वाला रंग, ये तो नहीं होगा। वे रंग जो अन्य रंगों के मिश्रण से उत्पन्न नहीं किए जाते हैं, ठीक है। इंद्रधनुष का रंग तो प्राइमरी नहीं है, उसमें बहुत सारा रंग है। श्वेत प्रकाश तो एक प्राइमरी रंग होता नहीं है, क्योंकि बहुत सारा कलर करके श्वेत प्रकाश होता है। अब जो है आपका क्या है, जैसे कि बीजी, तो श्याम, श्याम क्या है, बीजी है। तो श्याम जो भी कलर है, श्यान कलर, याद रखिएगा श्यान कलर हमेशा क्या है, वो ब्लू और ग्रीन बन के होता है। ट्रिक से याद रखिएगा, श्याम बीजी है, ठीक है। अब जो है, अब जैसे कि म नीला, म नीला, देखिए म नी अल्लाह, तो याद रखिएगा नौ से नीला, ठीक है, नौ से नीला, अलो से लाल। तो लाल ये है रेड, और नीला आपका ब्लू ये है, तो मो से मेजेंटा। तो मेजेंटा कलर जो भी होगा वो आपका ब्लू और रेड के बीच में होगा। तो आप मनीला घूमते हैं तो मनीला याद रखिएगा, मो से मेजेंटा, अन्नी और लाल, नीला और लाल से मिल के मेजेंटा बना है। चलिए अब जो है आप क्या क्या है, लास्ट बचा ग्रीन, तो क्या है, पी नाला, पी नाला, पीला, 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 ठीक है, याद रखिए पीला। तो ला से लाल रंग, हा से हरा रंग, तो पीला, याद रखिएगा पीला, पी से पीला, बना है किससे, लो से लाल और से हरा। तो याद रखिएगा यही तीनों से सब रंग बनता है ज़्यादातर। तो पीला कैसे बनेगा, लाल और हरा से, ठीक है। चलिए अब सब याद हो गया। अब हमको ये करना है, आरजीबी तो आपको पता है, आरबीजी ऐसे करके याद रखिएगा। बाकी सब ये जो है ये आपका द्वितीय रंग है, ये भी आपका द्वितीय रंग है, ये भी आपका द्वितीय रंग है, और सभी रंग को आपस में मिलाने से आपका उजला रंग देता है। याद रखें इंद्रधनुष में 3 चीज़ होता है, अपवर्तन होता है, पूर्ण परावर्तन, आंतरिक परावर्तन होता है, वर्ण विक्षेपण होता है। दूसरी बात है कि श्वेत जो प्रकाश का रंग होता है वो मिश्रण होता है किसका, VBQR, VBGYOR। याद रखिएगा सबसे ज़्यादा आपका तरंगदैर्घ्य जो होता है, तरंगदैर्घ्य जिसको हम लोग वेवलेंथ बोलते हैं, वो R को होता है। और सबसे ज़्यादा जो है वर्ण विक्षेपन वायलेट का होता है, जो सब जगह दिखता है, VI, फिर आपका VBGYOR। चलिए तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। इंद्रधनुष में अगर सबसे ऊपर बात करें तो ये आपका रेड होता है, और सबसे नीचे बात करें तो आपका वायलेट, जिसको बैंगनी बोलते हैं, बैंगनी रहता है। तो प्राथमिक रंग का क्वेश्चन यह पूछ रहा है कि वे रंग जो अन्य रंगों से मिश्रण से उत्पन्न नहीं किया जा सकता। रेड कभी दूसरे से नहीं बन सकता, ग्रीन कभी किसी चीज़ से नहीं बन सकता, ब्लू कभी किसी चीज़ से नहीं बन सकता। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 है कि डिजिटल माध्यमों को निम्न में क्या कहा जाता है। तो याद रखिएगा डिजिटल माध्यम जो है एक द्वितीय माध्यम है, याद रखिएगा। डिजिटल में आपका हो गया ई-कॉमर्स, गेम हो गया, वेबसाइट हो गया, मोबाइल हो गया, एनिमेशन, ये सब आपका क्या है, तृतीय माध्यम है। डिजिटल में हम लोग जो है बाइनरी नंबर से डिनोट करते हैं, जो 0 और 1 होता है। याद रखिएगा कभी भी अगर आपको बाइनरी नंबर से संख्या पूछेगा तो 2 पर पावर 0, 2 पर पावर 1, 2 पर पावर 2, 2 पर पावर 2 पर पावर 3, 2 पर पावर 4 और 2 पर पावर 5, ऐसे करके याद रखना है। तो ये आपका क्या है, 2 पर पावर 0, ये आपका 2 है, सॉरी 1 है, इसको 1 बोलते हैं, ये 2 हुआ, ये 4 हुआ, ये 8 हुआ, ये 16 हुआ, और ये आपका 32 हुआ। कोई भी संख्या अगर आपको निकालना है तो आप इस तरह से निकाल सकते हैं, 32, 16, 8, 4, 2, 1। चलिए आगे आप देख लेते हैं 100 डिग्री सेल्सियस से, इसका आपका क्वेश्चन आगे आएगा, इसलिए हम आपको इस पहले ही बता दिए। 100 डिग्री सेल्सियस पर उदासीन विलयन का pH मान क्या होता है। उदासीन जब बोल दिया तो सीधी बात याद रखिएगा pH मान 7, उदासीन मतलब CH मान 7, न 7 से कम न 7 से ज़्यादा। pH मान याद रखिएगा, pH मान का फुल फॉर्म होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन, पावर ऑफ हाइड्रोजन या पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, या पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। इसको जो है pH मान को सोरेंस नाम का वैज्ञानिक ने नाम दिया। pH मान हमेशा 0 से लेकर 7 के बीच, 14 के बीच में होता है, बीच में आपका 7 है। अगर 7 से कम हुआ और 0 के बीच, ये आपका क्या होता है, अम्ल होता है,
और 7 और 14 के बीच ये आपका क्या होता है, बेस होता है, जिसको क्षारक बोलते हैं, याद रखिएगा। जैसे आपका HCl क्या हुआ, एसिड है, तो ये आपका pH मान 0 से 7 के बीच में है। और जैसे आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH जो है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये आपका pH मान 7 से ज़्यादा है, याद रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 10 क्या है, जेम्स वेल्स और लैरी सेंगर किससे संबंधित है? तो याद रखिएगा, जेम्स वेल्स और लैरी सेंगर ने 2001 में जो है आपका क्या निकाला था, विकिपीडिया निकाला था। और ये जो है टोटल 285 भाषा इसमें ऐड है। व्हाट्सअप की बात करें तो व्हाट्सअप जो है 2009 में आया है, और इसको जो है जैनक कॉम और एक्टन ने बनाया, जैन कॉम और एक्टन ने बनाया व्हाट्सअप। फेसबुक तो सबको पता है, फेसबुक जो है आपका 2004 में आया था, और 2004 में 4 फरवरी को फेसबुक आया था। और करने वाला कौन था, मार्क जगरबर्ग। और गूगल तो खैर 1998 में आया था। और गूगल को लाने वाला कौन, तो लैरी पेज और सर्गेई ब्रिन, लैरी पेज और सर्गेई ब्रिन। चलिए सब हो गया। व्हाट्सअप भी आपको बता दिए, व्हाट्सअप जो है कब आया था, तो 2009, बाद में व्हाट्सअप आया, कब, फेसबुक के बाद। गूगल 1998 में आया। क्वेश्चन पूछ सकते हैं एग्जाम में। इंस्टाग्राम भी जान लीजिए, इंस्टाग्राम आपका 2010 में आपका इंस्टाग्राम आया। चलिए देखिए, ये आपका एक एक बाइनरी है का मान क्या होगा, जैसे एक है, एक है, एक है, एक है। इसका मतलब कि ये जो है आपका, ये ऑन है, मतलब 2 पर पावर 0 हुआ। ये जो वैल्यू है ये आपका 2 पर पावर 1 है। ये जो वैल्यू है 2 पर पावर 2 है। ये वैल्यू आपका 2 पर पावर 4 है, सॉरी 3 है। तो अगर हम इसका वैल्यू देखेंगे तो याद रखिएगा, इसको टोटल अगर जोड़ें तो ये क्या होगा, ये 1 होगा, ये आपका 2 होगा, ये आपका 2 दूनी 4 होगा, ये आपका 8 होगा, जैसे कि अभी हम लोग देखे थे यहाँ पे। ठीक है, अब हम इसको जोड़ेंगे तो 8 4 12, 12 2 14, 1 15, 15 को हम लोग लिख सकते हैं 2 पर पावर 4 और -1, क्योंकि 2 पर पावर 4 16 होता है, और 16 माइनस 1 15 होता है। तो ये आपका क्या हो गया, 15 हो गया। याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। अगर कल को अगर 1 1 यहाँ पर है, कल को अगर 1 0 1 1, या कल को 0 1 1 1 कर दे, या 1 0 1 1 1 कुछ भी कर दे, तो आप हमेशा चुपचाप, या कल को इतना कर दे 1 1 0 0 1 ऐसे कर दे, तब आप क्या कीजिएगा, तो कुछ नहीं करना है, बस याद रखिएगा इसको जो है यहाँ पे ये सब जो है ना 2 पर पावर 0, यहाँ 2 पर पावर 1 लिखिएगा, 2 पर पावर 2 और 2 पर पावर 3। ठीक है, यहाँ पर भी 2 पर पावर 1 लिखिए, सॉरी 0, 2 पर पावर 1, 2 पर पावर 2 और 2 पर पावर 3। यहाँ पर भी यहाँ से स्टार्ट कीजिए, 2 पर पावर 0, 2 पर पावर 1, 2 पर पावर 2, 2 पर पावर 3 और 2 पर पावर 4। यहाँ भी लिखिए 2 पर पावर 1, याद रखिएगा 5 है, तो यहाँ पर 2 पर पावर 5 नहीं कीजिएगा, 4 तक रहेगा, क्योंकि 2 पर पावर 0, 2 पर पावर 1, 2 पर पावर 2, 2 पर पावर 3, 2 पर पावर 4। अब जहाँ जहाँ 0 है उसको ख़त्म कर दीजिए। जैसे कि ये जो है आपका, ये क्या है, 2 है, सॉरी 2 पर पावर 0 हमेशा 1 होता है, ये आपका 2 हुआ। 2 पर पावर 0 0 पर है, तो इसका कोई वैल्यू नहीं होगा, ये आपका 0 ही हो जाएगा। ठीक है, ये 0 लिखाएगा, और यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, सबको जोड़ दीजिएगा। ठीक है, और ये 2 पर पावर 2 दूनी 4 दूनी 8, तो ये प्लस हो जाएगा। तो 2 1 3 और 3 8 3 11, इसका मतलब इसका वैल्यू 11 है। ठीक है, ये वाला क्या है, तो याद रखिएगा इसका मतलब इसका वैल्यू नहीं जुड़ाएगा, और बाकी सबको जोड़ दीजिए, तो 2 पर पावर 0 1, 2 पर पावर 1 2 और 2 पर पावर 3, मतलब 2 दूनी 4 दूनी, सॉरी 2 पर पावर 2 है तो 4 हो जाएगा, 4 2 6 1 7, मतलब 0 1 1 का वैल्यू 7 होगा। यहाँ देखिए यहाँ पे 1 है, तो ये तो 1 होता है, ये आपका वैल्यू प्लस 0 होगा, ये भी 0 हो जाएगा। ये 2 पर पावर 3 मतलब 2 दूनी 4 दूनी 8 होगा, और ये 2 पर पावर 4 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, तो ये टोटल वैल्यू इसका कितना होगा, 16 8 24 24 1 25, इसका वैल्यू 25 होगा। ये भी देखिए ये कितना है, 1 होगा, प्लस 2 पर पावर 1 है, 1 का वैल्यू यहाँ पर 1 दिया हुआ है, इसका मतलब ये भी जोड़ना है। 2 पर पावर 2 है, 2 दूनी 4, ये भी जोड़ना है। ये 0 है, तो यहाँ पर अगर 8 भी लिखेंगे तब पर भी गुना 0 होकर 0 हो जाएगा, तो इसको देखना ही नहीं है। अब प्लस 2 पर पावर 4, तो वैल्यू 1 है, तो इसका मतलब ये वैल्यू जुड़ेगा, 2 दूनी 4 2 दूनी 4 मतलब 4 चौक 16, इसको जोड़िएगा तो 4 2 6 1 7 और 7 6 13 23 होगा। ठीक है, चलिए अब जो है आपका क्वेश्चन नंबर 11 तो बन गया। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, क्वेश्चन नंबर 12 का ठीक है रख दिए ना। क्वेश्चन नंबर 12 आपका क्या है, जैसे किसी वस्तु का भार पृथ्वी के सतह से W न्यूटन भार है, तो पृथ्वी की त्रिज्या की आधी के बराबर ऊंचाई क्या होगा।
उसका भार पृथ्वी की त्रिज्या के आधी के बराबर क्या होगा। सबसे पहले आपको ये देखना है कि फॉर्मूला देख लीजिए। अगर r/2 ऊंचाई है, r/2 ऊंचाई है तो पृथ्वी का जो है भार जो होता है वो W1 प्लस, पहले इसको r/2 रहने दीजिए। पहले अगर भार निकलना होगा तो W बराबर 1 प्लस R/r का स्क्वायर, यही आपका W डैश होता है। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर इसको हटाइए, ये गलत है। अगर हमको पृथ्वी की त्रिज्या के आधी के बराबर ऊंचाई पर होगा क्या भार, यही पूछा है। पृथ्वी के द्वारा आधी के बराबर ऊंचाई, तो पृथ्वी के द्वारा त्रिज्या की आधी पर ऊंचाई, मतलब h बराबर r/2 है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो आप इस फॉर्मूला को इसमें डालिए, W का W रहने दीजिए, 1 प्लस h बराबर r/2 है तो यहाँ पर r/2 डालिए, गुना r हो जाएगा, का स्क्वायर तो होगा ही। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ W, यहाँ r से r कैंसिल होगा, 2 1 3, 3/2 मतलब 3 3 9 और 2 दूनी 4, 4 ऊपर के 4/9 W हो जाएगा। तो यही आपका क्या है आंसर हो जाएगा, 4/9 W, मतलब 4W डिवाइड बाई 9। फार्मूला आपको याद रखना का, जब आप ग्रेविटेशन पढ़िएगा तो आपका ये फार्मूला आपको काम देगा। याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपका W बराबर कोई भी आपका वेट अगर चाहिए, W डिवाइड बाई 1 प्लस h बाई r, r आपका त्रिज्या है, पावर स्क्वायर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ चीज़ आप याद रखिएगा, जैसे कि पृथ्वी के आप अंदर जा रहे हैं तो क्या होगा, आपका भार घटेगा। पृथ्वी के ऊपर जा रहे हैं तो भी आपका भार क्या करेगा, घटेगा। ठीक है, सबसे ज़्यादा भार आपका क्या है, ध्रुव पर होता है, सबसे कम भार आपका विषुवत रेखा पर होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 12 है, तो क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, 13 का है ध्रुवक ग्लास। क्या बोल रहा है, ध्रुवक ग्लास पोलराइजेशन गैस धूप के चश्मा सन ग्लासेस में प्रयुक्त किए जाते हैं। क्यों पोलराइज्ड गैस क्यों कहता है, क्योंकि ध्रुवन के कारण वे प्रकाश की तीव्रता को कम कर देता है। देखिए, आंख पर डायरेक्ट प्रकाश आना कहीं ना कहीं आपके लिए दिक्कत है। पोलराइज्ड क्या करता है, एक 3D पिक्चर बनाता है। उससे क्या होता है कि आपका जो है जितना भी प्रकाश आना चाहिए आंख पर, वो थोड़ा कम आता है, जिसके कारण आपको जो है आंख खराब नहीं होता है। ठीक है, इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। एक चीज़ और याद रखिएगा, जैसे बुलेट प्रूफ भी याद रखिएगा। बुलेट प्रूफ भी क्या होता है, जैसे गोली चल रहा है तो उसमें जो है आपको बचने के लिए उसको कैबलर का यूज होते हैं। ठीक है, या पॉलीकार्बोनेट यूज होते हैं, ताकि हमें बुलेट प्रूफ से बच सके, और वही पॉलीकार्बोनेट जो है उसी से पोलराइज्ड लेंस बनाया जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 14 क्या है, जब एक समान आवेशित गोले के भीतर प्रवेश करते हैं तो विद्युत विभव क्या होता है। एक समान आवेशित गोला, पहले बात गोला तो आप देख लीजिए, ये आपका गोला है। ठीक है, ये आपका गोला है, इसके अंदर कुछ चार्ज होगा, तो ये आपका कुछ चार्ज होगा। तो ये जो चार्ज होता है, जैसे वोल्टेज होता है, ये हमेशा होता है Q डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R। R आपका क्या है, त्रिज्या इसका। ठीक है, Q है इसके अंदर चार्ज जो है, विभवांतर जो है आपका वोल्टेज जो इस पर लगा है, और 1/4 एप्सिलॉन नॉट ये आपका कांस्टेंट होता है। एप्सिलॉन नॉट याद रखिएगा, ये हमेशा परमिटिविटी होता है। परमिटिविटी आपको पता चलेगा, परमिटिविटी जब आगे आपका क्वेश्चन आएगा तो आपको बताया जाएगा परमिटिविटी क्या होता है। तो चलिए, Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R क्या है भैया। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि जब एक समान आवेशित गोले के भीतर प्रवेश होते हैं तो विद्युत प्रांकर क्या होता है, बढ़ता है घटता है, उतना ही रहता है जितना सतह पर है। तो याद रखिएगा, विभवांतर जो है आपका उतना ही रहता है जितना सतह पर रहता है। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका सी। क्या हो जाएगा आपका आंसर सी होता है। चलिए आगे है क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, एंजाइम क्रिया करते हैं। तो याद रखिएगा, सक्रिय एंजाइम हमेशा क्या करता है, सक्रिय ऊर्जा को क्या करता है, या तो घटाता है या तो बढ़ाता है। लेकिन मुख्यतः रूप से एंजाइम जो है, अगर वहाँ पर दोनों ऑप्शन में से कोई एक चुनना होगा तो आपको सक्रिय ऊर्जा क्या करता है, घटाता है। एंजाइम याद रखिएगा सक्रिय ऊर्जा को घटाता है। ठीक है,
चलिए, एंजाइम एक टाइप का उत्प्रेरक है जिसको इंग्लिश में कैटलिस्ट बोलते हैं। एंजाइम जो है, एंजाइम किससे प्रभावित होता है? तो पीएच मान से प्रभावित होता है, तापमान से प्रभावित होता है, सांद्रण जिसको बोलते हैं कंसंट्रेशन उससे प्रभावित होता है, सबस्ट्रेट से प्रभावित होता है। जैसे आपका कुछ आपका जैसे कि आपका एंजाइम है, जैसे एमाइलस, आपका पेप्सिन, ट्रिप्सिन, पेनक्रियाज भी आपका क्या है? आपका एमाइलेज है, सॉरी ये अब आपका एंजाइम है। तो ये सब कुछ एंजाइम है जो आपके शरीर के अंदर पाया जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 16 क्या है? कह रहा है कि प्रोकैरियोटिक में निम्न में से कौन अभाव है? मतलब प्रोकैरियोटिक, देखिए हम लोग जो है यूकैरियोटिक हैं क्योंकि हम लोग बहुकोशिकीय। यूकैरियोटिक मतलब हम लोग जो है, जो भी जंतु है, चाहे वो जानवर हो, चाहे जंतु हो, चाहे पक्षी हो, और चाहे जो है आपका चाहे कीड़ा मकोड़ा है, ये सब यूकैरियोटिक है। प्रोकैरियोटिक में आपका क्या होता है? जैसे अमीबा आपका प्रोकैरियोटिक है, ग्रीन एल्गी ये भी आपका एल्गी जो है आपका प्रोकैरियोटिक है, जो एक कोशिका से बना हुआ है। चलो देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है प्रोकैरियोटिक निम्न में से किसका अभाव होता है? तो याद रखिएगा, तो जो आपका प्रोकैरियोटिक में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है, जो प्रोकैरियोटिक जीव होते हैं, हम लोग जो है, हम लोग में माइटोकॉन्ड्रिया भर भर के रहता है, सब में माइटोकॉन्ड्रिया होता है, लेकिन जंतु में जो है कोशिका भित्ति नहीं होता है, पौधा में कोशिका भित्ति होता है। माइटोकॉन्ड्रिया तो जीव, पौधा और जंतु, जीव और जंतु सब में पाया जाता है। चलिए, तो इसका मतलब कि प्रोकैरियोटिक में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है। याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं, ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 17 है कि दुर्लभ गैस। कुछ दिन पहले जो है सेट में हम लोग डिस्कस करते हैं, जैसे कि आपका नोबल गैस होगा जिसको हम लोग जीरो ग्रुप भी बोलते हैं, या आपका क्या है ऑक्टेट ग्रुप भी बोल सकते हैं। ठीक है, या अक्रिय गैस इसको हिंदी में बोला जाता है। याद रखिएगा, उसका अक्रिय गैस का अगर हम बात करें तो ह, हे, ली, ना, सॉरी हा हे ली नहीं, सॉरी यहाँ पे गलत हो गया, हा हे ली नहीं, ही ना और करीना, करीना का एक्सरे रंगीन। तो ये क्या है? आपका हीलियम है, नियोन है, आर्गन है, क्रिप्टन है, जेनॉन है और रेडॉन है। याद रखिएगा, जो आपका वातावरण में सबसे ज़्यादा, अगर इस समय से सबसे ज़्यादा पाया जाता है तो वो आपका आर्गन पाया जाता है। सबसे ज़्यादा पाया जाता है वातावरण में तो आर्गन पाया जाता है। ये आपका, और सबसे ज़्यादा अगर कोई क्रिया करता है तो जेनॉन सबसे ज़्यादा किसी साथ क्रिया कर सकता है। जब आप ये बहुत दिन तक, 10-15 दिन तक अपना रूम बंद किए हुए हैं, जैसे ही रूम खुलिएगा तो एक महक आता है, उस महक को बोलते हैं रेडॉन, वही महक आपका रेडॉन है। चलिए अब ज़रा देखते हैं, तो इस चीज़ को आपको याद रखिएगा, हीलियम जो है मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन इसमें बाहरी कक्ष में होता है, बाकी सब में जो है 8 8 8 ऑक्टेट अपना पूरा किया हुआ रहता है, इसलिए इसको ऑक्टेट ग्रुप भी बोलते हैं। याद रखिएगा, ये आपका 18वां वर्ग में पाया जाता है, ये सब आपका 18वां वर्ग में पाया जाता है। अक्रिय गैस का अंतिम कक्ष में हीलियम ही ऐसा है जिसमें 2 पाया जाता है, बाकी सब में नियोन, हीलियम छोड़ के नैना और करीना का एक्सरे रंगीन सब में 8 में पाया जाता है। तो क्या बोल रहा है? दुर्लभ गैस, नोबल गैस सामान्यतः रासायनिक रूप से अक्रिय होते हैं क्योंकि उनकी इलेक्ट्रॉन विन्यास स्थिर होती है। सही बात है, स्थिर होती है, हिलता डुलता नहीं है। मतलब 8 है, उसको ऑक्टेट पुर जाता है, इसलिए वो रिएक्शन नहीं करता है। एक साबुन के बुलबुले, क्वेश्चन नंबर आपका 18 है कि एक साबुन के बुलबुले को ऋण आवेशिक दिया जाए तो इसकी त्रिज्या क्या होती है? अच्छा, साबुन का बुलबुला है, तो याद रखिएगा उस पर क्या कर रहे हैं हम लोग? ऋण आवेश कर रहे हैं। तो ऋण आवेश दिया जाए तो इसका त्रिज्या याद रखिएगा, मतलब कि हम लोग निगेटिव चार्ज इस पर डाल रहे हैं तो ये क्या है? बढ़ेगा। निगेटिव चार्ज डाल रहे हैं तो यह प्रतिकर्षण बल का कार्य करेगा और बूंद का आकार क्या है? बढ़ेगा। इसके विपरीत क्या है? जैसे कि इसके विपरीत क्या है? अगर हम इसमें पॉजिटिव चार्ज डालेंगे, पॉजिटिव चार्ज मतलब कि धनात्मक क्रिया डालेंगे, तो साबुन का बुलबुला जो है क्या करेगा? ये घटेगा। तो याद रखिएगा, ये है हम लोग ऋणात्मक डाल रहे हैं तो ये बढ़ेगा, लेकिन धनात्मक डालते तो ये क्या करता? घटता। चलिए याद रखिएगा इस चीज़ को, बहुत इम्पॉर्टेंट आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से है। प्राकृतिक वृद्धि नियंत्रण ग्रोथ कंट्रोल हार्मोन क्या है? ग्रोथ कंट्रोल हार्मोन, हम लोग में भी ग्रोथ कंट्रोल हार्मोन होता है। याद रखिएगा, पौधा में भी ग्रोथ कंट्रोल हार्मोन होता है, नहीं तो पौधा क्या है? बड़ा होते होते एकदम बड़ा हो जाएगा।
तो याद रखिए इंडोल एसिटिक एसिड इसमें पाया जाता है, प्राकृतिक वृद्धि नियंत्रण हार्मोन। ये आपका क्या है, इंडोल एसिटिक एसिड। याद रखिएगा यही एक प्रकार का ऑक्सिन है, ऑक्सिन हार्मोन। याद रखिएगा पौधा में टोटल 6 हार्मोन्स इंपॉर्टेंट है, जैसे आपका ऑक्सिन हो गया, आपका जिब्रेलिन हो गया, ठीक है, एक आपका क्या है एबिस्किस, ये ABC जिसको बोलते हैं, एक आपका जिब्रेलिन हो गया, और एक ऑक्सिन हो गया, और एक आपका गैसोलीन है सर, ग्लिसरीन हार्मोन, ठीक है, एसिटिलीन हो गया, सॉरी एसिटिलीन हार्मोन, ठीक है। तो ये सब आपका क्या है हार्मोन्स है जो कि पौधा में पाया जाता है। तो हमें ये पूछ रहा है कि भैया अच्छा एक साइटोकाइनिन भी है, साइटोकाइनिन, तो ये आपका टोटल 1 2 3 4 5 है, एक और है आपका एसिस हार्मोन्स, एबिसिस हार्मोन्स शायद बोला जाता है। चलिए कोई बात नहीं, देखते हैं प्रकृति का नियंत्रण जो है आपका एंडिल एसिटोक एसिड है, जिसको हम लोग ऑक्सिन भी कह सकते हैं, मतलब पादप का प्रमुख है। ये एक प्रकार का ऑक्सिन है, ऑक्सिन ही हार्मोन है, याद रखिएगा, ठीक है। याद रखिएगा जब भी बौना का बात करेगा, बौना पौधा को बड़ा करना है या लंबा करना है तो जिब्रेलिन हार्मोन काम देगा। बौना पौधा को बड़ा करना है तो जिब्रेलिन, कोशिका को विभाजन करना है तो साइटोकाइनिन, कोशिका को विभाजन करना है तो साइटोकाइनिन, या जीर्णार्थ को विलंबित करना है तो एक 2,4-D एसिटिन एसिड, ये खरपतवार के लिए, खरपतवार नाशी के लिए 2,4-D हार्मोन्स हम लोग लगाते हैं, ठीक है। चलिए अब हो गया ये आपका क्या होगा इसका इंडोल एसिटिक एसिड। दूसरा है आपका किस यौगिक में सबसे अधिक परमाणु पाए जाते हैं, किस यौगिक में सबसे अधिक परमाणु पाया जाता है, आप खुद देख लीजिए। यहाँ पे HNO2 मतलब N एक है, H एक है और प्लस O 2 है, तो 2 1 3 1 4 हो गया। यहाँ पे देखिए O 4 है, ठीक है भैया, S एक है और H 2 है, तो 4 2 6 1 7 इसमें है। इसमें आपका कितना है 2 1 3 3 है इसमें, और यह भी 3 है, तो सबसे ज़्यादा आपका बी में दिख रहा है। तो याद रखिएगा इसको भूलना नहीं है, ये आपका सिंपल परमाणु है, तो जोड़ दीजिए जितना है। मनुष्य किस वर्ष चांद पर पहुंचा, तो याद रखिएगा चांद पर पहुंचने के लिए जो आपका जो प्लान था वो आपका APOLLO, अपोलो 11। याद रखिएगा जो आपका इनका जो मृत्यु हुआ था क्या, कल्पना चावला का, तो उनका जो है कोलंबस जो है आपका था, उनका कोलंबस नाम का एक जहाज़ था, उसी में उन्हीं में उनकी मृत्यु हुई थी। अपोलो 11 याद रखिएगा ये जो है 20 जुलाई ज़्यादा इंपॉर्टेंट है 1969 को। नील आर्मस्ट्रांग तो था ही, नील आर्मस्ट्रांग तो था ही, प्लस आपका बज अलादीन, याद रखिए बज अलादीन ऐसे करके याद रखिए, एल्ड्रिन नाम है लेकिन आपको अलादीन पढ़ना है, ठीक है। भारत पहली बार 2008 में चंद्रयान PSLV C11 से भेजा था। 22 जुलाई 2019 को भी ये जो है आपका चंद्रमा पे सतह पे उतरा था, 22 जुलाई को भी, और ये आपका क्या है 14 अगस्त को, ठीक है। तो ये आपका कुछ कुछ है जो आपको याद रखना है। तो क्वेश्चन यही पूछ रहा है, तो 1969, तो ये आपका 1969 को चंद्रमा पे उतरा था, कब 20 जुलाई। देखिए हम जो सेट बनाए थे उसमें 20 जुलाई भी लिखे थे। कवक विज्ञान माइकोलॉजी क्या है, तो आपका कुकुरमुत्ता को ही माइकोलॉजी, मशरूम जिसको बोलते हैं हम लोग, जो मशरूम खाते हैं तो उसी को हम लोग अध्ययन को माइकोलॉजी बोलते हैं। मो से मशरूम, मो से माइकोलॉजी, और मशरूम क्या है, एक कवक है, ठीक है। बैक्टीरिया के अध्ययन को हम लोग बैक्टीरियोलॉजी कहते हैं, वायरस के अध्ययन को वायरोलॉजी कहते हैं, कुकुरमुत्ता को हमको देख लिए, परजीवी के अध्ययन को हमको पैरासिटोलॉजी कहा जाता है, ठीक है। चलिए, और सेल के अध्ययन को, सेल मतलब कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी कहा जाता है, और ये आपका क्या है कवक है तो माइकोलॉजी कहा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 है आपका कि किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ के उत्सर्जित कण चुंबक के क्षेत्र के विक्षेपित होता है। तो बोला है किसी रेडियो पदार्थ का जो है कण है वो इलेक्ट्रॉन मतलब उत्सर्जित करते हैं, तो ये क्या है, मतलब कौन कौन है, तो ये तो एक तो उत्सर्जक पदार्थ है वो अल्फा बीटा गामा होता है। याद रखिए सबसे ज़्यादा भेदन क्षमता, मतलब एकदम सराक से न भेद देगा, ये आपका गामा करता है। अल्फा बीटा गामा में सबसे ज़्यादा गामा का भेदन क्षमता है। अल्फा जो है आपका अल्फा कण, इसको हम लोग हीलियम 2+ भी लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इसी के जैसा लिख नहीं सकते, इसके जैसा प्रवृत्ति इसका होता है। याद रखें हीलियम 2+ जैसा प्रवृत्ति होता है।
ये भूलना नहीं है, ये आपको याद रखना है। और बीटा कण जो है ये आपका इलेक्ट्रॉन के आयन के प्रवृत्ति जैसा होता है, मतलब ऋणात्मक होता है। बीटा याद रखिएगा, पॉजिटिव नहीं, बीटा इलेक्ट्रॉन आयन की ऋणात्मक प्रवृत्ति का होता है। अल्फा बीटा ये हो गया। गामा जो है आपका चुंबकीय विकिरण होता है इसमें, और इसमें फोटोन ऊर्जा बहुत अधिक होता है, इसलिए भेजन क्षमता भेदन क्षमता जो है सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, भूलना नहीं है, ये आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत ज़्यादा होता है। फायदा है आपका, याद रखिएगा, अल्फा बीटा गामा। ठीक है, चलिए अब जो है आपका 24 नंबर आपका क्या है, ये कण क्या है 23 नंबर, ये कण इलेक्ट्रॉन के हो सकते हैं तो विक्षेपित होते हैं, तो न्यूट्रॉन के नहीं हो सकते, न्यूट्रॉन का नहीं, न्यूट्रॉनों का नहीं, फोटोन का नहीं, ये इलेक्ट्रॉन के हो सकते हैं, क्योंकि बीटा जो है बीटा इलेक्ट्रॉन जैसा काम करता है, इसीलिए बोल रहा है कि ये आपका कण इलेक्ट्रॉन जैसे हो सकता है। 24 नंबर है, खसरा के आक्रमण को रोकने के लिए टीका लगाने का विचार किसने दिया था, तो जॉन एंडरसन। याद रखिए, खसरा को इंग्लिश में मी ए सेल्स रोग कहा जाता है। 1963 में जॉन जो है एंडरसन इसको आपका खोज किया था, या टीका का खोज किया था। खसरा एक वायरस है, याद रखिएगा, खसरा विषाणु जनित रोग है। मोरबिलो वायरस से आपका खसरा होता है, याद रखिएगा, मोरबिलो वायरस से आपका खसरा होता है, इस चीज़ को आपको याद रखना है। जो हमारा दाना दाना सोचा शरीर में छोटा छोटा दाना जो हो जाता है, उसी के जो है हम लोग बोलते हैं, जैसे कॉपलिंग स्पॉट जिसको कहते हैं, ये आपका खसरा में ही पाया जाता है। रडियार्ड किपलिंग जो है एक पुस्तक लिखी थी, जंगल बुक, तो ये आपका रडियार्ड किपलिंग कुछ नहीं है, ये आपका जंगल। फ्लेमिंग आपका पेनिसिलिन का खोज किया था, तो ये तो आपका इजी है। एडवर्ड जेनर जो है टीकाकरण का खोज किया था, तो ये भी आपका सही। ओपीमिक्सिस, एपोमिक्सिस क्या है, एक्सिस, तो एपोमिक्सिस मतलब होता है कि बगैर लिंग जनन हुए भ्रूण का निर्माण, मतलब कि कुछ आपका लिंग जनन हुआ नहीं, लिंगी जनन हुआ नहीं, या बिना निषेचन मतलब बिना संभोग का जो है आपका भ्रूण का निर्माण हुआ, बस यही पूछ रहा है। इसमें जो है कोई भी नर और कोई भी मर्द और औरत भाग नहीं लेता है। इसका महत्व है कि ये जो है क्या है, संकर बीज का उत्पाद करता है, संकर किस्म की खेत में भी उत्पादन होता है और उत्पादकता बढ़ाता है। तो ये आपका क्या है, ओपीमिक्सिस, याद रखिएगा, ये पौधे में होता है। चलिए आपका सेशन यही खत्म होता है। बहुत आपका व्यवस्थित ढंग से इसको बताया है, एक एक चीज़ आपका क्लियर कीजिएगा। रोज़ आपका 1 घंटा में ये आपका पूरा क्लियर हो जाएगा। 25 क्वेश्चन है, लेकिन 25 क्वेश्चन आप देखिए किस लेवल का है, एक एक चीज़ आपका क्लियर किया जा रहा है। कहाँ क्या है, ये आपका स्टॉकहोम ये वाला आपको ध्यान में रखना है, लंदन वियना, ये सब ट्रिक से आपको याद रखना है। कॉपी कलम आप भी लेके रखिए, और ताकि आप भी बनाइए इसको। एक्चुअली हम टोटल 20 सेट जो है हम बना के रखे हैं। 20 सेट का आपका डिस्कशन बहुत अच्छा से होगा, ठीक है। और 20 सेट में 20 सेट, एक सेकंड रुकिए, हाँ 20 सेट, ये आपका टोटल 10 सेट जो है, 10 सेट में थोड़ा टिक मिलेगा, उसके बाद क्या है आपका टिक नहीं मिलेगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका, मिलते हैं अगले सेशन में।